तो व्हाइट एसी विद व्हाइट लाइट को समझना हमारे पास क्या है। व्हाइट लाइट के केस में हमारे पास सारे वेवलेंथ होते हैं, तो जो पर्टिकुलर वेवलेंथ है दोनों से वही आपस में इंटरफेयर करेंगे। रेड से करेगा, येलो से, वाइट से। तो सेंट्रल पॉइंट पर सारी फ्रिंजेस सारी लाइट पहुंचती है तो व्हाइट स्पॉट मिलता है। फिर अगर आप ऊपर जाते हैं सबसे पहले पाथ डिफरेंस याद रखिए, वेवलेंथ ऑफ व्हाइट इज 4000, वेवलेंथ ऑफ रेड इज 8000। तो वायलेट के जैसे पाथ डिफरेंस 2000 होगा, पाथ डिफरेंस 0 से बढ़ते 2000 होगा, तो वायलेट का डिस्ट्रक्टिव हो जाएगा, मींस वायलेट वहां पर नहीं होगा, तो रेड फ्रिंज आपको यहां पर मिलती है। और पाथ डिफरेंस जैसे 2000 बढ़ते 4000 होता है, तो रेड का डिस्ट्रक्टिव हमारे पास हो जाएगा। तो रेड का डिस्ट्रक्टिव हुआ तो वायलेट का कंस्ट्रक्टिव यहां पर हो रहा है, पाथ डिफरेंस 4000 होगा, वायलेट कंस्ट्रक्टिव, तो वायलेट जब ब्लू फ्रिंज आपको मिलती है, मींस आपको कलर स्कैटर मिल जाएंगे बेसिकली, ठीक है। अगर हम शेप ऑफ फ्रिंजेस की बात करें तो हमारे पास अगर सोर्सेज इस प्रकार है तो हाइपरबोलिक फ्रिंजेस आपको मिलेंगी, और अगर सोर्सेज हॉरिजॉन्टल है, स्क्रीन इस प्रकार है तो आपको सर्कुलर फ्रिंजेस बेसिकली मिलती हैं। अगर हमारे पास डिफरेंट स्लिट वेट है, अगर स्लिट वेट हमारे पास अलग है तो इंटेंसिटी I1 I2 अलग अलग होंगी हमारे पास, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विड्थ ऑफ दी हमारे पास स्लिट होगी। अगर मान लो दोनों में से एक की स्लिट ट्वाइस होगी, एक की डी है, एक की 2D है, तो इंटेंसिटी एक की 2I0 और एक की I0 आप लेंगे। तो मैक्सिमम इंटेंसिटी और मिनिमम इंटेंसिटी पर आपको ध्यान देना है। तो मैक्सिमम इंटेंसिटी √I1 + √I2 का होल स्क्वायर, मिनिमम इंटेंसिटी √I1 - √I2 का होल स्क्वायर। जब ये दोनों बराबर होती थी तो ये हमारे पास इंटेंसिटी का कर्व रहता है, मैक्सिमम 4I0, मिनिमम 0। लेकिन अगर हमारे पास अलग-अलग इंटेंसिटी होगी तो मिनिमम 0 नहीं आएगा, तो ये शिफ्टेड कर्व आपको बेसिकली मिलता है। नेक्स्ट पार्ट इज डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन की अगर हम लोग बात करें तो ये सिंगल स्लिट इंटरफेरेंस है, मींस एक ही स्लिट से आपके जितने भी वेव्स निकल रहे हैं वो हमारे पास बेसिकली इंटरफेयर कर रहे होते हैं, तो इसको हम सिंगल स्लिट इंटरफेरेंस भी बेसिकली कहते हैं, ठीक है। तो ये दो प्रकार के होते हैं, फ्रेनहोफर्स एंड फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन। फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन हमारे पास सिलेबस में नहीं है, फ्रेनहोफर्स हमारे पास सिलेबस में है, जरा ये चीज समझना, ठीक है। फ्रेनहोफर्स में हमारे पास जो डी है, कैपिटल डी इज वेरी लार्ज, और फ्रेस्नेल में डी हमारे पास स्मॉल है, तो उसमें स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशंस नहीं लगा सकते। हमारे पास ये वाला है जिसमें आप स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हो। डिफ्रैक्शन बेसिकली होता है कभी भी लाइट किसी शार्प एंड से टकराती है तो बेंड हो जाती है, जैसे आप दौड़ते दौड़ते पिलर से टकरा दोगे तो आपकी डायरेक्शन बेंड हो जाएगी, उसी प्रकार हमारे पास डिफ्रैक्शन भी बेसिकली हमारे पास होता है। तो आपको क्या याद रखना है कि इंटरफेरेंस जब हमारे पास हो रहा है तो जरूरी नहीं है दो स्लिट्स हैं तो इन दोनों के बीच में भी इंटरफेरेंस हो रहा है, और इन स्लिट के अंदर बहुत सारे पॉइंट्स हैं उनके आपस में भी इंटरफेरेंस हो रहा है। जब एक ही स्लिट के पॉइंट्स के बीच का इंटरफेरेंस की बात होती है तब हम बात करते हैं डिफ्रैक्शन की, और जब दो स्लिट्स की बात हो रही है तो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की, क्लियर। तो ऐसा नहीं है कि एक चीज हो रही है तो दूसरी चीज नहीं हो रही है। अब बात होती है कि हमारे पास अगर मान लीजिए स्लिट विड्थ बी है, ठीक है, किसी भी एंगल अगर आप थीटा पर जाएं तो इंटेंसिटी का फार्मूला I0 sin स्क्वायर बीटा बाय बीटा स्क्वायर होता है। इसकी डेरिवेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो सीरीज सी बनती है, वेक्टर्स एडिशन हमारे पास होते हैं, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आपको छोटा सा दिख रहा है तो मैं लिख देता हूं I0, जो आपकी इंटेंसिटी यहां की I0 sin स्क्वायर बीटा बाय बीटा का स्क्वायर, ये होता है। बीटा की वैल्यू होती है आपकी पाई बी, यहां पे भी लिखा है पाई बी sin थीटा बाय लैम्डा, क्लियर। जरा ये देखना, जब थीटा की वैल्यू आपके लिए 0 हो रही होगी, जब थीटा की वैल्यू आपके लिए 0 हो रही होगी, ठीक है, when थीटा इज टेंडिंग टू 0 तो बीटा इज टेंडिंग टू 0, तो sin बीटा बाय बीटा इज टेंडिंग टू 1, लिमिट की वैल्यू लग जाती है 1। तो हमारे पास अगर आप देखें तो यहां पर जो आपको इंटेंसिटी मिलती है वो I0 की ही मिलती है। इंटरफेरेंस में सेंट्रल पॉइंट पर इंटेंसिटी 4I0 की होती है, डिफ्रैक्शन में ये I0 की ही हमारे पास मिलती है। नेक्स्ट हमें डार्क फ्रिंजेस कहां पर मिलते हैं, डार्क फ्रिंजेस वहां मिलेंगे जहां पर मिनिमम पॉइंट्स वहां मिलेंगे जहां पर बीटा n पाई हो जाए। क्यों? क्योंकि sin n पाई हमारे पास 0 है, n की वैल्यू विल नॉट बी इक्वल टू 0, इन दिस केस n की वैल्यू शुड नॉट बी इक्वल टू 0, मतलब बीटा की वैल्यू पाई हो जाए, 2 पाई हो जाए, 3 पाई हो जाए, 4 पाई हो जाए, तो अगर आप देखें तो पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई सब पे sin स्क्वायर बीटा 0 होगा, इंटेंसिटी आपको 0 मिलेगी। तो बीटा की वैल्यू पाई भी sin थीटा इज इक्वल टू n पाई, हां पाई भी sin थीटा बाय लैम्डा इज इक्वल टू n पाई, पाई पाई कट जाएगा, b sin थीटा इक्वल टू n लैम्डा। इस प्रकार से आपको एंगल्स मिलेंगे। तो जब फर्स्ट मिनिमा की बात करोगे, स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन, तो थीटा इक्वल टू लैम्डा n लैम्डा बाय b, मैं यहां लिख देता हूं sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा बाय b हमारे पास होगा। तो n की वैल्यू डालोगे तो फर्स्ट डिफ्रैक्शन, n की वैल्यू डालोगे तो सेकंड डिफ्रैक्शन, हमारे पास सेकंड मिनिमम पॉइंट आपको मिल जाएंगे। मैक्सिमम पॉइंट मिलते हैं जब आप इसको डिफरेंशिएट करके इक्वल टू 0 डालते हैं, तो tan बीटा इक्वल टू बीटा की कंडीशन पर हमारे पास मैक्सिमम पॉइंट बेसिकली आपको मिल रहे होते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास इसका एक ग्राफ है, सबसे पहले इसको देख लेते हैं। तो हमारे लिए जो डिफ्रैक्शन की अगर मैं यहां पर स्पेस अगर आप बनाना चाहें अपने नोट से आप चीज बना लीजिएगा कि अगर आप डिफ्रैक्शन की बात करें तो यहाँ पर आपको एक सेंट्रल ब्राइट मिलता है विच इज ऑफ I0 इंटेंसिटी, ठीक है। फिर आपको एक डार्क मिलता था, याद करिए ऐसे फर्स्ट डार्क आपको यहाँ पर मिलता है एट अ सेंट्रल एंगल थीटा, एंड दैट एंगल थीटा इज लैम्डा बाय बी, है ना। थीटा की बात करें तो थीटा इज लैम्डा बाय बी आपका होता था। तो ये जो सेंट्रल डिस्क है इसको हम कहते हैं एरी डिस्क। तो इसका एंगुलर विड्थ अगर आपको निकालना है तो थीटा ऊपर भी है, थीटा इधर भी है, और मान लीजिए ये हमारे पास डी लेंथ इस प्रकार था, ठीक है। तो एंगुलर विड्थ आपका हो जाएगा 2 लैम्डा बाय बी, क्योंकि सेंटर से ऊपर एक फर्स्ट डार्क आया, सेंटर से नीचे एक फर्स्ट डार्क आया, तो टोटल एंगुलर विड्थ कितना होगा 2 लैम्डा बाय बी। और अगर आपको डायमीटर या रेडियस चाहिए तो डी थीटा लगा दीजिए, तो डी थीटा करके आपको रेडियस मिल जाएगा, तो इसको डी से मल्टीप्लाई करने पर आपको मिल जाएगा। इंटेंसिटी की बात करें तो जरा यहाँ पर ध्यान से देखना, इंटेंसिटी हमारे पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बीटा स्क्वायर है। जैसे जैसे आप दूर जा रहे होते हैं एंगल हमारे पास बढ़ रहा होता है, तो डिनोमिनेटर की वजह से हमारे पास इंटेंसिटी का ड्रॉप बेसिकली आता है। न्यूमरेटर की वैल्यू हमेशा 0 और 1 के बीच में, डिनोमिनेटर हमारे पास बढ़ता हुआ चला जाता है, तो इसकी वजह से अगर आप बात यहाँ पर करें तो इंटेंसिटी डिफ्रैक्शन के केस में ड्रॉप हमारे पास होती है। याद रखना, इंटरफेरेंस के केस में 4I0 और 0 रहती है, यहाँ पर इंटेंसिटी आपकी ड्रॉप रहती है, सेंट्रल पॉइंट पर इंटेंसिटी आपकी मैक्सिमम मिलती है I0 बेसिकली, ठीक है। तो ये था हमारे पास। अब बात आती है रेजोल्यूशन की और डॉपलर इफेक्ट की। पहले डॉपलर इफेक्ट के बारे में बात कर लेते हैं। हमारे लिए जरा ध्यान समझना, अगर मान लीजिए सोर्स रुका हुआ है तो इसमें से एक पर्टिकुलर वेवलेंथ निकल रही थी, तो आप एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होगी, तो आप एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे।
लेकिन अगर मान लीजिए कि एक सोर्स ने अपनी वेवलेंथ निकाली और उसके बाद ये मूव करने लग गया, तो कंप्रेशन ऑफ द वेवलेंथ भी हो सकता है। मान लीजिए कि एक वेव निकली, तो इस पॉइंट को मैंने फिक्स कर लिया, ठीक है, लेकिन साइमल्टेनियसली सोर्स क्या कर रहा था, पास मूव कर रहा था, तो जो ये आपकी वेव बनी थी, पहले जो वेव बनी थी, वो कंप्रेस भी हो सकती है। और अगर सोर्स आपका दूर जा रहा है, तो ये वेवलेंथ आपकी बड़ी भी हो सकती है। तो कहीं ना कहीं सोर्स मूव करने की वजह से वेवलेंथ पर इंपैक्ट आता है। तो डॉपलर्स ने क्या बोला कि अगर मान लीजिए, देखो, वेवलेंथ ऑफ रेड हमारे पास ज्यादा होता है, वायलेट का हमारे पास कम होता है। जब हमारे पास कोई भी सोर्स जैसे गैलेक्सी है, वो अगर हमारे तरफ आ रही होगी, तो जब वो तरफ आ रही होगी, पास आ रही होगी, तो हमारे पास वेवलेंथ कम हो जाएगा। वेवलेंथ कम होते तो ब्लू शिफ्ट को हम लोग यहाँ पर कहते हैं। जब सोर्स पास आ रहा होता है, जब सोर्स दूर जा रहा है, तो हमारे पास वेवलेंथ बढ़ जाता है। वेवलेंथ बढ़ते ही वो हायर वेवलेंथ साइड जाता है, उसको हम लोग रेड शिफ्ट कहते हैं। तो डॉपलर इफेक्ट इज चेंज इन वेवलेंथ डेल्टा लैम्डा बाय लैम्डा इज v by c। v इज द स्पीड ऑफ द सोर्स एंड c इज द स्पीड ऑफ द लाइट। आपको ये इसके ऊपर जेईई के ऊपर क्वेश्चन आए। इसका एक और फॉर्म है रिलेटिव फॉर्म, लेकिन वो हमारे पास काम का नहीं है। अब आ जाती है रिजॉल्विंग पावर। इसके ऊपर भी क्वेश्चंस आपको अपने जेईई मेंस में मिलेंगे। रिजॉल्विंग पावर एंड रिजॉल्विंग लिमिट। लॉजिकली समझिए कि हम लोगों की आंखों की देखने की कैपेसिटी इनफाइनाइट डिस्टेंस तक है। आप स्टार्स तक चीजों को देख सकते हैं, लेकिन वहां से जो लाइट आई, आप ये नहीं बता सकते कि वहां पर एक ही स्टार है या मल्टीपल स्टार है। तो अपने लिए प्रॉब्लम है रिजोल्यूशन की। हम लोग बहुत दूर वाली चीजों को जब देखते हैं, तो हमें पॉइंट सोर्स लाइट दिखता है, हमें उनके बीच में ये नहीं पता चलता कि वहां पे 2 लाइट है, 3 लाइट है या 4 लाइट है। आपने कभी कभार रोड पर भी चलते हुए इस प्रकार से देखा होगा कि दूर से आती हुई गाड़ी की लाइट आपको एक पॉइंट सोर्स दिखती है, जैसे वो पास आती है, वो पास आते आते उसका डिस्टेंस हमारे पास जैसे कम होता है, तो हमारा एंगल उसको देखने वाला, जैसे बहुत दूर है तो एंगल बिल्कुल पतला है, जैसी पास आ रही है तो ये एंगल बढ़ता हुआ जाता है। तो हम लोग एक मिनिमम एंगल के बाद ही बेसिकली रिजॉल्व कर पाते हैं। रिजॉल्व कर पाते मीन सेपरेटली दो चीजों को अलग अलग देख पाते हैं। अब बात वही है कि ये हमें पढ़ने की जरूरत क्या है, जरा ध्यान समझिएगा। अगर मैं एक टेलीस्कोप के बारे में बात कर रहा हूं, मैं किसी चीज को, दूर की चीजों को देखना चाहता हूं, तो मेरा पर्पस ये है कि मैं उनको अलग अलग करके, दूर दूर करके देख पाऊं, राइट। तो हमारे लिए एक टेलीस्कोप या फिर माइक्रोस्कोप का ये काम है कि हमें किसी भी इमेज को दिखाना है, तो हमें दूर दूर करके दिखाइए, सो दैट हम लोग उनको अलग अलग इंटरप्रेट कर पाए। अगर आप देखें तो हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को जब माइक्रोस्कोप से देखते हैं, तो वहां पर भी यही होता है कि वो उनको इतना दूर कर देता है कि हमारे आंखों पर एंगल बड़ा बनता है, तो हम लोग उनको रिजॉल्व फॉर्म में देख पाते हैं। तो अगर आप देखें तो रिजॉल्विंग लिमिट क्या होती है, मिनिमम सेपरेशन, किसी भी दो पॉइंट्स के बीच का मिनिमम सेपरेशन या मिनिमम एंगल, जिससे हम लोग उनको अलग अलग से देख पाते हैं, दैट इज कॉल्ड द रिजॉल्विंग लिमिट। और इनवर्स ऑफ रिजॉल्विंग लिमिट इज कॉल्ड द रिजॉल्विंग पावर, ठीक है। तो जरा हम लोगों ने ये वाले दो पॉइंट कर लिए, फिर अब बात करते हैं कि हमारे पास, जैसे मान लीजिए आप दूर की चीज को देख रहे हो, ऐसी देख रहे हो, तो दिस इज अनरिजॉल्व्ड। मतलब आपने एक इंस्ट्रूमेंट से, टेलीस्कोप से किसी चीज को देखा, जैसे मान लो आपके पास बाइनोकुलर से आप गैलेक्सीज को नहीं देख सकते ना, क्यों? क्योंकि गैलेक्सी से इमेज आने वाली हमारे पास, अगर इसकी आप डिफ्रैक्शन पैटर्न की बात करें, तो मान लीजिए एक का डिफ्रैक्शन पैटर्न आपका ऐसा है, और दूसरे का अगर आप डिफ्रैक्शन पैटर्न की बात करें, ठीक है, दूसरे का भी डिफ्रैक्शन पैटर्न आपका इसी प्रकार है। तो ये जब दोनों के सेंट्रल मैक्सिमा मैच कर रहे हैं, तो आप इनको अनरिजॉल्व्ड कहते हैं। जस्ट रिजॉल्व की बात करें तो हमारे पास जस्ट रिजॉल्व की कंडीशन आपको पता होनी चाहिए कि एक का अगर मान लीजिए सेंट्रल मैक्सिमा ऐसा है, ठीक है, तो दूसरे का सेंट्रल मैक्सिमा एक के मिनिमा पॉइंट पर आ जाए, ठीक है, एक के फर्स्ट मिनिमा पॉइंट पर आ जाए, तो आपको अलग अलग से दिखाई देना स्टार्ट हो जाएगा। दिस इज द कंडीशन ऑफ जस्ट रेजोल्यूशन। और टोटल रेजोल्यूशन की बात करें तो एक का रेजोल्यूशन आपका, एक का डिफ्रैक्शन पैटर्न ऐसा है और दूसरे का डिफ्रैक्शन पैटर्न आपका ऐसा है, तो आपको अलग अलग से दोनों चीजें दिखाई देगी। तो जस्ट रेजोल्यूशन की कंडीशन आपको पता होनी चाहिए कि इसका जो मैक्सिमा है फर्स्ट मिनिमा पर अगर लाई कर जाए, तो जस्ट रिजॉल्व की कंडीशन आपको अलग अलग से जस्ट दिखाई देना स्टार्ट हो जाता है। तो रेलाई का क्राइटेरिया है कि किसी भी दो पॉइंट ऑब्जेक्ट के बीच में जो एंगल हमारे पास आंखों पे सबटेंड होना चाहिए टू सी देम सेपरेटली इज 1.22 लैम्डा बाय डी। डी है जो भी आपका डायमीटर है जिसके थ्रू आप उसको देख रहे हैं, वो भले टेलीस्कोप का आप एपर्चर बोले या माइक्रोस्कोप का आप एपर्चर बोले, ठीक है। तो रेलाई का क्राइटेरिया है। तो इन्होंने टेलीस्कोप के लिए कहा कि जो डी थीटा, टेलीस्कोप में जैसे दो स्टार अगर आप देख रहे हो तो उनके बीच का एंगल होना चाहिए 1.22 लैम्डा बाय बी। बी क्या है, ध्यान रखना, डायमीटर ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ द टेलीस्कोप। तो रिजॉल्विंग पावर इसका इन्वर्स कर दिया। अगर माइक्रोस्कोप की बात करें तो 1.22 लैम्डा बाय 2 sin बीटा है, तो रिजॉल्विंग पावर उसको उल्टा करके 2 sin बीटा बाय 1.22 लैम्डा। जरा ध्यान समझना, हमारे पास ये बीटा बेसिकली क्या है। अगर आप एक माइक्रोस्कोप को देख रहे हैं तो दो छोटे-छोटे पॉइंट ऑब्जेक्ट, जो मान लो दो छोटे-मोटे मकोड़े हैं जिनको आपको अलग-अलग दिख रहा है, तो दिस इज हाफ एंगल या एपेक्स एंगल ऑफ द कोन। ये आपका ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ द माइक्रोस्कोप है, ऑब्जेक्टिव लेंस, ठीक है, ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ द माइक्रोस्कोप है। तो हमारे पास दिस एंगल, ये कोन, जैसे मान लो एक लेंस है, मैंने कोई भी चीज को देखना है तो वो एक कोन के फॉर्म में इस पे पड़ेगा, तो ये हाफ एंगल इसका जो है दैट बीटा, ये मैटर करता है, ठीक है। अब बात करो रिजॉल्विंग पावर, जितना ज्यादा बीटा होगा उतनी ही ज्यादा रिजॉल्विंग की पावर होगी, वो उसको अलग अलग कर पाएगा। इसीलिए कोशिश करा जाता है कि ऑब्जेक्ट को जितना पास रखेंगे उतना ही ज्यादा इसका बीटा बेसिकली होगा, ठीक है। तो कोशिश करा जाता है मोर रेजोल्यूशन पावर के लिए कि ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिव लेंस से पास रखा जाए, सो दैट बीटा इज मोर। और दूसरी बात, रेजोल्यूशन पावर को और बढ़ाने के लिए वेवलेंथ में हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, एक लिक्विड को भर सकते हैं जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज v। जैसे आप यहाँ पर माइक्रोस्कोप में, अच्छे माइक्रोस्कोप में ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्टिव लेंस के बीच में लिक्विड भरा होता है, उससे फायदा क्या होता है, यहाँ पर ध्यान से देखना। फायदा हमारे पास, आपने देखा होगा, आप स्लैब पे रखते थे ऑब्जेक्टिव आइस को और फिर एक लिक्विड से रख के दोबारा एक ग्लास प्लेट से आप कवर कर देते थे, लिक्विड से भर देते थे, फिर देखते थे उससे क्या होता है, रेजोल्यूशन पावर बढ़ जाती है। रीजन क्योंकि जैसे ही हमारे पास जो भी रहेंगी इस मीडियम से पास होगी, तो वेवलेंथ आपका 1/μ हो जाएगा। रिजॉल्विंग पावर जरा देखना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा है, तो ये म्यू ऊपर चला जाएगा, रिजॉल्विंग पावर म्यू टाइम्स हो गया है, म्यू इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, तो रिजॉल्विंग पावर बढ़ गई तो वो और अच्छे से रिजॉल्व कर पाएगा। तो हमारे पास म्यू sin बीटा है, ये पूरे पैरामीटर को हम लोग न्यूमेरिकल एपर्चर भी कहते हैं। कई बार क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है व्हाट इज द न्यूमेरिकल एपर्चर ऑफ हमारे पास माइक्रोस्कोप, तो म्यू sin बीटा इज योर न्यूमेरिकल एपर्चर, राइट। ये हमारे पास सारा चीजें थी। एंड लास्ट, रिस्ट्रिक्टिंग द ऑसिलेशंस। हमारे पास कितना टाइम हो चुका है, यस 1 घंटा लगेगा इसको खत्म करने में। पोलराइजेशन की अगर बात करें तो इट इज अ बेसिक, इट इज अ मेथोडोलॉजी टू रिस्ट्रिक्ट द ऑसिलेशन ऑफ लाइट इन अ प्लेन। हमारे पास जब भी अनपोलराइज्ड लाइट की बात करते हैं तो उसमें बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो अपने मैक्सिमम पर आती हैं, फिर जीरो, फिर मैक्सिमम, मतलब नेगेटिव मैक्सिमम, फिर जीरो। इस प्रकार से बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती है, फिर कम होती है, फिर बढ़ती है, फिर कम होती है, फिर बढ़ती है, फिर कम होती है, इस प्रकार से चल रही होती है। हर मतलब इनफाइनाइट इलेक्ट्रिक फील्ड होती है
और हर इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए करस्पॉन्डिंग मैग्नेटिक फील्ड होती है परपेंडिकुलर प्लेन में। ई क्रॉस बी इज द डायरेक्शन ऑफ हमारे पास प्रोपगेशन ऑफ वेव, बेसिकली याद करो ये वेव्स। तो पोलराइजेशन क्या है हमारे पास, देखो हम लोग जितनी भी चीजों को देख पाते हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से देख पाते हैं, इसीलिए हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को कहते हैं लाइट वेक्टर। तो हमें मैग्नेटिक फील्ड से यहाँ पर कोई अभी पंगा नहीं है, बेसिकली ये है कि हम लोग एक इलेक्ट्रिक फील्ड को रिस्ट्रिक्ट कर पाए एक पर्टिकुलर प्लेन में ऑसिलेट करने के लिए, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऑफ पोलराइजेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड ही हमारे पास डायरेक्शन ऑफ पोलराइजेशन है। रिस्ट्रिक्शन प्लेन ऑफ ऑसिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड पोलराइजेशन। अब हमारे पास पोलराइज्ड अनपोलराइज्ड लाइट को हम लोग इस प्रकार दिखाते हैं, इस प्रकार, और आप ऐसे भी बना लेना डायग्राम में इस प्रकार से भी दिखाया जाता है। ये वाली एरो है वो ऑसिलेशन इस प्लेन का दिखा रहा है, और ये जो डॉट है वो इस प्लेन का ऑसिलेशन दिखा रहा है। पोलराइज्ड लाइट की अगर बात करें तो रिप्रेजेंटेशन या तो आपको ऐसे मिलेगा, ठीक है, और या फिर ऐसे मिलेगा। अगर आपको इस प्रकार से मिल रहा है, दिखा रखा है डायग्राम में, दैट मींस ऑसिलेशन इस प्लेन में है, और अगर इस प्रकार से दिखा रखा है तो ऑसिलेशन इस प्लेन में, ठीक है। तो हमारे पास जो मेथड है पोलराइजेशन को आपको पता होने चाहिए, बहुत सारे हैं, बाय स्कैटरिंग है, डबल रिफ्लेक्शन है, रिफ्रैक्शन है, रिफ्लेक्शन है। तो रिफ्लेक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट है ब्रीविस्टर्स लॉ, अगर आपको याद हो ब्रीविस्टर्स लॉ, ये कई बार पूछा गया है, ठीक है। ब्रीविस्टर्स लॉ क्या कहता था कि अगर आपकी अनपोलराइज्ड लाइट यहां पर आके गिर रही है, ठीक है, एक अनपोलराइज्ड लाइट आके गिर रही है एट अ सर्टेन एंगल थीटा सच दैट कि रिफ्लेक्टेड रे एंड रिफ्रैक्टेड रे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन रिफ्लेक्टेड रे इज कंप्लीटली पोलराइज्ड एंड रिफ्रैक्टेड रे इज पार्शियली पोलराइज्ड, ठीक है। ये स्टेटमेंट याद रखना भाई, सुनना मेरा स्टेटमेंट दोबारा। व्हेन अनपोलराइज्ड लाइट, देखो भाई पहली बात, ये हर मटेरियल में नहीं होता, पोलराइजर्स एक सर्टेन मटेरियल होते हैं, तो जनरली हमारे पास क्वार्ट्ज, सिलिकेट, टॉर्मलिन, कुछ ऐसे पर्टिकुलर एलिमेंट से ही बनाए जाते हैं, ठीक है। एक अनपोलराइज्ड लाइट जब हमारे पास किसी मटेरियल पर एक पोलराइजर पर गिरती है तो एक ऐसा सर्टेन एंगल सच दैट रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है, देन रिफ्लेक्टेड रे इज कंप्लीटली पोलराइज्ड एंड रिफ्रैक्टेड रे इज पार्शियली पोलराइज्ड, इसको हम ब्रीविस्टर्स लॉ कहते हैं। तो tan थीटा b इज इक्वल टू म्यू, ये ब्रीविस्टर्स लॉ है, याद रखना, ठीक है। तो हमारे पास ये पार्शियली पोलराइज होती है, ये कंप्लीटली पोलराइज होती है। डबल रिफ्लेक्शन की बात करें तो हमारे पास कुछ ऐसे पोलराइजर्स हैं मेड अप ऑफ सिलिकेट, जब आपकी लाइट किसी भी एंगल पर आती है तो ये दो हिस्सों में टूट जाती है, एक होती है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे, ई रे जो कहते हैं, और एक होती है ऑर्डिनरी रे। याद करो आपने ग्लास लैब में लेटरल शिफ्ट का एक्सपेरिमेंट स्कूल में किया होगा, आप एक स्लैब लेते थे, पिन लगाते थे, और पिन लगा के देखते तो आपको एक पिन दिखती थी, एक पिन का एक ही पिन इमेज आता था, आप उस पिन को रेप्लिकेट करते हुए पिन लगाते थे, फिर आपको लेटरल शिफ्ट पता लगता था। अगर मैं उस नॉर्मल ग्लास लैब को हटा के सिलिकेट ग्लास लैब से रख दूं तो एक पिन लगाने के बाद आपको दो इमेजेस मिलेंगी, एक पिन लगाने के बाद दो इमेजेस मिलेंगी, एक डायरेक्टली बिल्कुल सीधा में आ जाएगी, दैट इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी रे। एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्यों बोला? क्योंकि कोई भी लॉस को फॉलो नहीं करती, सीधे लाइट आ जाती है, और हमारे पास एक रिफ्रैक्शन लॉ फॉलो करके आ रही होती है, दैट इज कॉल्ड द ऑर्डिनरी रे, जिसको अभी तक हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं। अब आप कैसे पता लगाएंगे कि कौन एक्स्ट्राऑर्डिनरी है कौन ऑर्डिनरी है? एक आपने पिन रखी, ग्लास लैब रखा, ग्लास लैब को रोटेट करने की कोशिश करिए, जैसे आप ग्लास लैब को रोटेट करेंगे एक इमेज बिल्कुल नहीं मिलेगी क्योंकि वो डायरेक्टली आ रही थी, तो हमारे पास जो डायरेक्टली आ रही है दैट इज फ्रॉम द एक्स्ट्राऑर्डिनरी रे, और ग्लास लैब को रोटेट करते ही आपकी जो इमेज मूव करेगी दैट विल बी फ्रॉम ऑर्डिनरी रे। तो ये हमारे पास डबल रिफ्लेक्शन में क्या है कि दो रिफ्लेक्शन हमारे पास डायरेक्टली पास हो रही है, दिस इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी, इसका प्लेन ऑफ ऑसिलेशन इसी में है, इनका परपेंडिकुलर होता है, और एक का डॉट आप याद रखना, ठीक है। निकोल बाय प्रिज्म, हमारे पास निकोल बाय प्रिज्म में यही वाली रे डबल रिफ्लेक्शन करवा रहे होते हैं, बस बीच वाला मटेरियल होता है कनाडा बेल्सम। कनाडा बेल्सम के केस में उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे पास क्या होता है, कम होता है एज कंपेयर टू निकोल प्रिज्म ग्लास, राइट। तो ऑर्डिनरी रे टीआईआर कर जाती है, ये इसको कोई मतलब नहीं है, सीधे पास जाती है, तो हम लोग इनको सेपरेट आउट कर पाते हैं। अदरवाइज इन दोनों का इसका लेटरल शिफ्ट हो गया, दोनों का डायरेक्शन सेम है तो हम लोगों ने सेपरेट आउट नहीं करा, राइट। तो यहाँ पर ये टीआईआर करके सेपरेट आउट हो जाती है। ऑर्डिनरी रे सारे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करती है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी रे को कोई लेना देना नहीं है। तो निकोल बाय प्रिज्म को यूज करके आप अपना क्या कर सकते हैं, पोलराइजेशन कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग पोलराइजेशन को इस प्रकार से दिखाते हैं। ये अपना पोलराइजर होता है और इस पोलराइजर में एक डॉटेड लाइन होती है व्हिच इज कॉल्ड द एक्सिस ऑफ ट्रांसमिशन। मींस अगर लाइट इस प्रकार से हमारे पास आ रही है और एक्सिस ये है, तो ये इस प्रकार से जाने के बाद इसी प्रकार से ऑसिलेट होते हुए मिलेगी। तो ये सारे जो ऑसिलेशन है कहीं ना कहीं खत्म हो जाते हैं और इस प्रकार से ऑसिलेशन मिलेगी। अगर एक्सिस ऐसे है तो लाइट जब आएगी तो इस प्रकार से ऑसिलेशन मिलेगी, अगर एक्सिस ऐसे है तो लाइट जब आएगी तो इस प्रकार से ऑसिलेशन मिलेगी। तो दिस इज कॉल्ड द ट्रांसमिशन एक्सिस। हमारे पास पोलराइजेशन में रिसेंट ईयर में काफी क्वेश्चन है, तो दो तीन चीजों का आपको बहुत ध्यान रखना है। पहली बात, ब्रीविस्टर्स लॉ पे ऊपर बहुत सारी चीजें पूछी गई हैं, बहुत बार फॉर्मूला बेस पूछा गया है। दूसरा इज मोल्स लॉ। मोल्स लॉ कहता है कि हमारे पास जो भी ट्रांसमिशन एक्सिस है, कोई भी एम्पलीट्यूड, जैसे जो एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव अगर ऐसे आता तो सीधा पास हो जाता, और अगर एक एम्पलीट्यूड ऐसे ऐसे होता तो इसका सिर्फ कॉस कंपोनेंट ही हमारे पास पास हो पाएगा। तो वेव ऐसे ऐसे आ रही है तो उसका कॉस 90 करोगे 0, तो इस वाली वेव का कोई भी एम्पलीट्यूड पास नहीं करेगा, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि ये ट्रांसमिशन एक्सिस है, ये एम्पलीट्यूड है, ये एंगल थीटा है, तो a cos थीटा विल बी द ट्रांसमिटेड एम्पलीट्यूड, क्लियर। और अगर एम्पलीट्यूड a cos थीटा हुआ तो इंटेंसिटी अगर आप देखें तो इसकी इंटेंसिटी होती k a स्क्वायर, और ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी की बात करते हैं k a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाती है ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी इंसिडेंट इंटेंसिटी cos स्क्वायर थीटा, याद रखना। अगर हमारे लिए थीटा की वैल्यू 0 है, मींस जो वेव आ रही थी और एक्सिस भी ये है और वेव भी ऐसे है, तो इनके बीच का एंगल 0 है, cos 0 is 1, तो ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी सारी की सारी होगी I0 इंटेंसिटी आई, I0 चली गई, ठीक है। अगर मान लीजिए एक्सिस ट्रांसमिशन ये है, वेव ऐसे 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 आई, तो इनके बीच का एंगल है 90, cos 90 0, तो यहाँ पर जो वेव आएगी यहाँ पर बिल्कुल भी ट्रांसमिट नहीं होगी, अंधेरा हो जाएगा, सिंपल सी बात, ठीक है। इसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट एक फॉर्मूला है, पहले इस वाले पॉइंट को देखना। व्हेन अनपोलराइज्ड लाइट इज पास्ड, अगर ये वाला किसका था, पोलराइज्ड लाइट के लिए, अगर मान लीजिए एक अनपोलराइज्ड लाइट हमारे पास आ रही है ऑफ इंटेंसिटी I0, तो अनपोलराइज्ड लाइट में बहुत सारे एम्पलीट्यूड है, ये भी 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 है, बहुत सारे एम्पलीट्यूड। तो ट्रांसमिशन एक्सिस से जो एम्पलीट्यूड सीधे पड़ रहा है वो डायरेक्टली पास हो रहा है, जो डिफरेंट एंगल्स पे आ रहा है उसका a cos थीटा, a cos थीटा, a cos थीटा, सबका cos कंपोनेंट जाएगा। अगर आप एवरेजिंग करेंगे, ध्यान समझना, अगर इसकी इंसिडेंट इंटेंसिटी I0 थी तो जो ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी होगी दैट इज I0 cos स्क्वायर थीटा
होगी और आप इसका एवरेज करेंगे क्योंकि बहुत सारी है और आपको भी पता है एवरेज ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा इज हाफ। तो तब आपके लिए बहुत बार पूछा हुआ है, प्लीज ध्यान रखना कि अगर अनपोलराइज्ड लाइट एक पोलराइजर से पास करती है तो इंटेंसिटी सबसे पहले हाफ होती है I0 by 2। ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट बनेगी। दिस इज योर प्लेन पोलराइज्ड लाइट। इसका जो भी ट्रांसमिशन एक्सिस होगा उसी एक्सिस पर ये हमारे पास ऑसिलेशन होगा I0 by 2। तो अनपोलराइज्ड सबसे पहले I0 by 2 होती है, उसके बाद हमारे पास फॉर्मूला आपको लगाने। अनपोलराइज्ड लाइट सबसे, अब ये वाला 3 पोलराइजर का एक क्वेश्चन है जो 3 या 4 बार रिपीट हो चुका है, क्लास में भी आपको करवाया गया होगा, ठीक है। तो अनपोलराइज्ड लाइट जैसी सबसे पहले पास होती है तो इसके ट्रांसमिशन एक्सिस के बाद ये हो जाता है I0 by 2। मान लीजिए इस एक्सिस से ये कोई एंगल थीटा पर एक और पोलराइजर लगाया था, मान लीजिए ये हमारे पास इस टाइप से था, ठीक है। ये अनपोलराइज्ड लाइट आई हमारे पास और इसके पास होने के बाद I0 by 2 ऐसे हो गई। अब अगला पोलराइजर थीटा एंगल पर था तो ये cos स्क्वायर थीटा से पास होगी और उसका एक और 90 माइनस थीटा है, ये थीटा है 90 माइनस थीटा है, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इंटेंसिटी होता है I0 by 8 sin स्क्वायर 2 थीटा, ठीक है। I0 by 8 sin स्क्वायर 2 थीटा, इसको जरूर देख लेना, ठीक है। तो आई होप आपको यहां तक अपना पूरा वेव ऑप्टिक्स आपको समझ आ गया होगा।